Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, डिसीजन थियरी में लास्ट लेक्चर में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है और आज वैसे ही दो अलग टाइप के एग्जांपल, जिसमें पहले हम सम नंबर 18 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमें दो अलग अलग वक्त के लिए कुछ डेटा दिया है, यानी सीज़न बदलती है अगर और आपकी प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, दूसरी सीज़न में अगर बेचनी पड़े तो क्या सिचुएशन होती है। तो वैसा एक सम है। EMV का क्राइटेरिया वही रहेगा, टेबल जो बना रहे हैं हम, पे ऑफ मैट्रिक्स, वो भी वही रहेगा। खाली फ़र्क इतना है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस वो थोड़ा सा नया हिस्सा है, ठीक है। तो वो 18 नंबर में भी हम देखने वाले हैं। उसके अलावा 17 नंबर का सम, जो कि एक अलग टाइप का सम है, जिसके अंदर हमें कुछ प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी ये दो सम्स देखने और फिर ऑब्जेक्टिव सेशन, ठीक है। यानी हमारा ये चैप्टर जो है आज के इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले सम नंबर 18, ठीक है। तो 18 नंबर का सम है बच्चों, क्वेश्चन है वो बुक के अंदर पेज नंबर 46 पे दिया गया है। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, जिनके पास सुधीर पब्लिकेशन की बुक्स नहीं है वो भी समझ पाएंगे। मैं रीड कर रहा हूँ तो आप उसके हिसाब से नोटिंग भी कर पाओगे। पहले बताया, अ डीलर हैज़ टू डिसाइड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी स्टॉक्ड, द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ द आइटम इज ₹20। यानी सबसे पहले हमें उन्होंने दी हुई है, वो दी है हमें उन्होंने कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो कि दी हुई है ₹20 पर यूनिट ही समझना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज ₹30 ड्यूरिंग द सीजन, यानी ये सीजन की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट लेके आए हो और इसी सीजन में बेच दोगे तो प्रॉफिट आपको सीधा मिल जाता है, दैट इज ₹30 माइनस 20, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, यानी ₹10 पर यूनिट, ठीक है। डेटा सब कुछ पर यूनिट का ही है। अब मेन कंडीशन जो है वो अब है, वो हम लिखेंगे भी, ठीक है। जो दिया जाता है कंडीशन का हिस्सा लिखा है, ऑफ इफ अ यूनिट इज अनसोल्ड ड्यूरिंग द सीजन, यानी इस सीजन में मैं नहीं बेच पाया, ठीक है, तो उसे मैं रखने वाला हूं, यानी लिखा हुआ है इट इज टू बी केप्ट until the next season, एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट सीजन। एंड उसके लिए अब प्रोडक्ट अगर नहीं बेच पाए तो नेचुरली इस सीजन में नहीं बेचेंगे तो उसे संभाल के रखना पड़ेगा, गोडाउन में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला हुआ है, एंड द इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होती है संभालने का खर्चा, इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट इज ₹1, ठीक है। यानी इन्वेंट्री कॉस्ट ₹1 बढ़ती है, यानी ऑलरेडी पहले इस पुरानी सीजन में आपकी कॉस्ट प्राइस ₹20 थी, अब ₹1 उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। यानी अगर हम कहने वाले हैं न्यू कॉस्ट प्राइस में लिखने वाला हूँ वर्ड, ठीक है, तो न्यू कॉस्ट प्राइस जो है दैट विल बी 20 + 1, यानी अब जो कॉस्ट है वो हो जाएगी ₹21। मगर बिजनेसमैन ने सोचा था, डीलर ने सोचा था कि नेक्स्ट सीजन में बेचूंगा तो शायद मेरी सेलिंग प्राइस इस प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। मगर देखो क्या दिया है, उन्होंने बताया द सेलिंग प्राइस ऑफ सच आइटम इज ₹18 पर यूनिट इन द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट सीजन हमारी जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो बढ़ने की जगह पे बच्चों घट गई, यानी ₹18 हो गई, यानी अब हमें बेयर करना पड़ेगा लॉस, यानी 21 माइनस 18, यानी जो है ये लॉस होगा ₹3 का, यानी प्रॉफिट जो है वो ₹10 होने वाला है, लॉस जो है वो ₹3 होने वाला है। तो बस इतना ही नया हिस्सा है कि पहली सीजन में अगर बेच देते हैं प्रोडक्ट को तो ₹10 का फायदा होगा, मगर नहीं बेच पाते तो उसकी कॉस्ट जो है इन्वेंट्री कॉस्ट की वजह से 21 होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी सेलिंग प्राइस डेटा के हिसाब से उन्होंने बोला है घट गई है, पहले 30 थी अब 18 हो चुकी है। तो अब जो लॉस वाला कैलकुलेशन है बच्चों वो न्यू कॉस्ट प्राइस एंड न्यू सेलिंग प्राइस से होता है। जनरली हमारे सम्स में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वही होती है, रिटर्न प्राइस वापस देते हैं तो कुछ होता है, मिलता है अमाउंट, या तो नहीं मिलता, उसके हिसाब से लॉस कैलकुलेट करते थे। इस सम में न्यू सीजन की वजह से दोनों सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बढ़ गई है, एंड एज वी नो कॉस्ट ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस सहना पड़ता है, ठीक है। तो इतना पार्ट है।
इसके बाद का काम नॉर्मल है, उन्होंने डिमांड दी हुई है यूनिट्स की 30, 40, 50, 60, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो आगे का काम एज यूजुअल जो हम करते थे बच्चों उसी तरह से करना है। सो डिमांड लिखेंगे एंड अब तो हम फुल्ली शॉर्टकट यूज़ करने के लिए तैयार है, ठीक है। 30, 40, 50 एंड 60, 10 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल है हमारे लिए। देन प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी हुई है जिसे हम P कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी P यानी 0.3, 0.4, 0.2 एंड 0.1, ठीक है। उसके बाद 30, 40 जैसे हम लास्ट में कर चुके हैं सम्स में, हमें स्टॉक वही मेंटेन करना है जो डिमांड हमारी होती है वैसा ही, ठीक है। सो टेबल उसी फॉर्मेट में बन रहा है, कोई नया पार्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट रिवीजन हो रहा है सम का जो हम कर रहे थे, एक्स एंड एक्सपी पे ऑफ वैल्यूज हम ढूंढने वाले हैं उसी तरह से जो हम आगे भी कर चुके हैं। जिसकी EMV की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उतने यूनिट्स हमें रखने चाहिए। क्वेश्चन उनका वही है बच्चों, देख सकते हो आप क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी स्टॉक्ड, कितने यूनिट्स स्टॉक करने चाहिए, ये उनका हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस वही है। अब हम शॉर्टकट यूज़ करने वाले बच्चों, समझ चुके हैं आगे। ये हम बॉक्स वहीं पे बनाते हैं जहाँ पे डिमांड एंड स्टॉक सेम होता है, ठीक है। यानी 30 यूनिट के सामने 30 बेच रहे हैं, एक के लिए 10 रुपये मिल रहे हैं तो 30 के लिए 300 रुपये मिलेंगे, 40 के लिए 400 रुपये मिलेंगे, 50 के लिए 500 रुपीज़ एंड 60 यूनिट्स हैं अगर तो उसके लिए 600 मिलेंगे। एंड एज वी नो स्टॉक से ज़्यादा डिमांड ज़्यादा हो तो हम यूनिट तो 30 ही बेच पाने वाले हैं, ठीक है। तो एज वी डिस्कस्ड कि ये हमारा स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक से ज़्यादा डिमांड हो तो प्रॉफिट तो 30 का ही होगा, तो हम कह चुके हैं सभी के लिए आपका प्रॉफिट रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। जहाँ पे आपका डिमांड एंड स्टॉक इक्वल है उसके नीचे की बात है। बाकी के लिए क्या करना है, सिंपल लॉजिक है। 40 में से हम 30 यूनिट बेच रहे हैं, 30 का होगा प्रॉफिट यानी 300, बचे हुए यूनिट्स यानी 10 यूनिट का होगा लॉस। अब ध्यान रखना है 10 यूनिट का लॉस पर यूनिट 3 रुपीज़, 10 यूनिट का लॉस होगा 30 रुपीज़, सो दैट इज 270। सो प्रॉफिट होगा 270 का। आगे बढ़ते हैं, 50 के सामने 30 अगेन वही सेल करेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू वही रहती है। 50 में से 30 यूनिट बेचे, 20 यूनिट पड़े रहे, जो यूनिट बचे रहते हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करना है यानी 60 रुपीज़ माइनस करेंगे, सो 240। अब चाहो तो रो वाइज ऐसे माइनस करते भी जा सकते हो या फिर कॉलम वाइज भी जा सकते हो, उसमें कोई कष्ट नहीं। अब 40 यूनिट का प्रॉफिट हमें मिलेगा 400 रुपये, बाकी बचे 10 यूनिट, 10 का होगा लॉस 30 रुपीज़, तो अल्टीमेटली 370 रुपीज़ का हमें होगा फ़ायदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 60 के सामने 30 बेचेंगे यूनिट्स, तो 300 मिलने वाले हैं, माइनस 30 यूनिट्स का लॉस यानी 90 रुपीज़, सो 210। सेम वे यहाँ पे जितने यूनिट्स की डिमांड है उतने का प्रॉफिट मिलेगा, सो वील हैव प्रॉफिट ऑफ 400 रुपीज़ माइनस 60 माइनस 40, 20 का लॉस, 20 का लॉस यानी 60 रुपीज़ माइनस करेंगे। ये नीचे वाले ब्रैकेट बच्चों नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी आप आंसर लिख सकते हो, दिस इज 340। द लास्ट कैलकुलेशन ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स, 50 यूनिट्स का प्रॉफिट यानी 500 रुपीज़ एंड 10 पड़े रहेंगे यानी 30 का लॉस 470, ठीक है। तो पूरा हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स रेडी हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉम्बिनेशन। अब हमें करनी है सिंपल कैलकुलेशन बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। सो डायरेक्टली अगर हो पा रहा है तो इट इज़ ओके, आप कर सकते हो। दिस इज 90, दिस इज 120, 60 एंड 30 एंड हम यहाँ पे लिखते हैं EMV, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन अंडर रिस्क व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन। एंड अब टोटल कर लेना है सिंपली 90 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 30, ये टोटल हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 300, ठीक है। जिसके लिए EMV की वैल्यू ज़्यादा उतने यूनिट हमें स्टॉक करने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज 81, 160 होगा, दिस इज 80। जितना नॉर्मली आप कर पाओ तो सीधा कर सकते हो, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर से चेकिंग कर लेने का, रिस्क नहीं लेने का। 361, ठीक है। सो दिस इज 72, अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो दिस इज 148, दिस इज 150, ठीक है। सो 72 प्लस 148 प्लस 100 प्लस 50 यानी ये हमें मिल रहा है 370। अब तक का मैक्सिमम आंसर है ये। सो दिस इज 63,
दिस इज 136, दिस इज 94 एंड 60। तो टोटल चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा अभी कि कितने यूनिट स्टॉक करने चाहिए। सो अल्टीमेटली जो आंसर हमें मिल रहा है दिस इज 353। तो सबसे ज़्यादा आंसर है बच्चों वो है 370। इसमें उन्होंने खाली यही पूछा है हाउ मच यूनिट शुड बी स्टॉक्स, आई मीन क्लियरली लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी स्टॉक्ड, तो उस हिसाब से आंसर लिखेंगे। मगर पहले हम मीनिंग जो है हमारा हम क्यों ले रहे हैं ये लिखते हैं हर सम के अंदर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हियर मैक्सिमम EMV इज इक्वल टू 370 फॉर 50 यूनिट्स एंड फाइनल आंसर है वो हर बार इसी तरह से लिखना है। सो 50 यूनिट्स शुड बी स्टॉक्ड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट लिखा हो तो उस तरह से लिखने का, ना बताया जाए तो इसी तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बच्चों उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब तक की जो पूरी मेथड्स है वो उसमें एक यूनिट जो था उसकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देते थे, वही बेचते थे या नहीं बेचते थे। अब जो है सम नंबर 17 पेज नंबर 45 पे उसमें एक चीज़ नहीं दी गई, उन्होंने 3 टाइप की डॉल्स है उनसे रिलेटेड उनकी कॉस्ट प्राइस दी है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, वो सब कुछ दिया है। और थोड़ा सा अलग काम होगा, हमें प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा। पहले रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, वो भी हमें देखना पड़ेगा जो कि हम देख चुके हैं सेमेस्टर 4 के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर आता था प्रॉफिट फाइंड करने वाला सम। तो देख लेते हैं वो सम नंबर 17 का हिस्सा। तो बच्चों सम नंबर 17 में अब आ जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेल थोड़ी रखी हुई है, अगर जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए खास। तो टाइप 1 डॉल की फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसी तरह से टाइप 2 एंड टाइप 3 की, एंड उनकी सेलिंग प्राइजेज है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि डिमांड भी दी गई है प्रोबेबिलिटी के साथ, और लास्ट में कहा गया है विच टाइप ऑफ डॉल शुड बी प्रिपेयर्ड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब तक के एग्जाम्पल्स में खाली एक ही प्रोडक्ट होती थी, उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से काम होता था, ठीक है। अब डॉल्स है, यहाँ पे लॉस नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो ऐसा है नहीं कि पड़ी रहेगी तो बेच नहीं पाएंगे बाद में, ठीक है। तो लॉस की सिचुएशन नहीं होगी, बट तीनों के लिए हमें अलग अलग प्रॉफिट का फंक्शन बनाना पड़ेगा, अलग टाइप का समय। सबसे पहले तो हम जो है वो बनाएंगे कॉस्ट फंक्शन तीनों के लिए, रेवेन्यू फंक्शन एंड लास्ट में आएगा प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला जो है बच्चों, कॉस्ट फंक्शन C ऑफ X की फॉर्मूला होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू फंक्शन जो है उसकी फॉर्मूला होती है RX यानी P इंटू X, और लास्ट में जो प्रॉफिट फंक्शन होता है बच्चों, प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है पाई एक्स कहते हैं उसे, दैट इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये तीनों हिस्से जो है बच्चों वो हम रेडी करने वाले हैं फंक्शन से रिलेटेड, और फिर कैलकुलेशन करनी है EMV की। तो सबसे पहले फॉर टाइप 1 डॉल्स, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो हमें फिक्स्ड कॉस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको खाली नोटेशन समझा रहा हूँ, बाकी एग्जाम में तो एग्जाम्पल में सीधा ही हम लिखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है बच्चों वो 1 यूनिट के लिए होती है, और जब पता ना हो कितने यूनिट्स है तो वेरिएबल यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। 1 यूनिट के लिए अगर 12 रुपये है तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर X यूनिट्स, यानी हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर 1 यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ये खाली पहले के लिए समझा रहा हूँ मैं, इज ₹12 एंड देयरफॉर फॉर X यूनिट्स जो है वेरिएबल कॉस्ट V ऑफ X कहा जाएगा। इस तरह से बाकी में मैं डायरेक्टली करवाऊंगा, पहले में हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा 12x, यानी 2 यूनिट बन रहे हैं तो 24 कॉस्ट होगी, 3 यूनिट बनेंगे तो 36 होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अब कॉस्ट फंक्शन C1x है, उसकी फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं F1 प्लस V1x, ठीक है, इसे हम V1 कह सकते हैं। सो फिक्स्ड कॉस्ट है 2000, वेरिएबल कॉस्ट उसकी है 12x, तो ये हो गया हमारा C1x, ठीक है। उसी तरह से दूसरा काम करना है, अब हम रेवेन्यू फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो रेवेन्यू फंक्शन R1x लिखेंगे, दैट इज P1 इंटू X। सेलिंग प्राइस जो है वो भी क्वेश्चन में मेंशन की हुई है, 15 रुपये है, तो P1 की जगह पे हम 15 रख देंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन भी हमारा रेडी हो गया, जनरेट हो गया, दैट इज 15 इंटू X, ठीक है। अब दोनों रेडी हो चुके हैं, हमें चाहिए प्रॉफिट फंक्शन। एक्सपेक्टेड सेल्स भी दिया गया है हर डॉल का, वो भी हमें हेल्प करेगा अभी। तो अब हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट, पाई 1x इज इक्वल टू
R1x माइनस C1x, ये कैलकुलेशन वैसे दिखाए नहीं तो भी चलता है, बट फर्स्ट एक के लिए मैं पूरी कैलकुलेशन दिखाऊंगा, बाकी दूसरे के अंदर हम डायरेक्टली लिख लेंगे इसी तरह से। सो अप्लाइंग माइनस साइन, 15x माइनस 12x यानी 3x माइनस 2000, सो ये हो गया हमारा पाई 1x। ठीक है, तो पाई 1x है 3x माइनस 2000। अब हुआ क्या बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस कैसे हुआ, तो 15 में से ये 12 माइनस हुआ, 15x माइनस 12x यानी 3x। वैसे ही सिमिलरली मैं दूसरे के लिए डायरेक्टली लिखूंगा फॉर टाइप 2 डॉल्स, उसके लिए मेरा पाई 2x डायरेक्टली मैं कैसे कर पाऊंगा, तो देख सकते हो आप यहाँ पे 10 है, उसकी सेलिंग प्राइस 12 है, सेम इसी तरह से 12 माइनस 10 करेंगे तो दैट विल बी 2x, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो यहाँ पे माइनस होती है तो माइनस 3000। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर टाइप 3 डॉल पाई 3x जो है, यानी फॉर टाइप 3 डॉल्स पाई 3x है वो भी मिलेगा, जिसमें 10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, 8 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसी तरह से आप ये कैलकुलेशन करके भी काम कर सकते हो। तो ये जो है बच्चों वो हमें मिल गई हमारी प्रॉफिट फंक्शन की तीनों फॉर्मूला। अब इसका इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे टेबल कैसे बनाना है, क्या काम करना है, तो वो अब हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना पार्ट जो है बच्चों आप कॉपी कर लो पहले। ठीक है, मैं ये फंक्शंस जो है वो मैं ऊपर लिख के, मुझे जगह चाहिए तो वो जगह में हम टेबल बनाएंगे हमारा, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाई 1x दैट इज 3x माइनस 2000, पाई 2x दैट इज 2x माइनस 3000 एंड पाई 3x जो है 2x माइनस 5000। अब बच्चों हमें लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पे, तो लॉस की चिंता नहीं करनी है ज़रा भी। अब जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया था बच्चों कि प्रोबेबिलिटी दी है और एक्सपेक्टेड सेल्स, ठीक है, तो वो जो है मैं टेबल में सीधा ही एक्सप्लेन कर लूंगा यहाँ पे। डिमांड जो है उन्होंने बोला हुआ है कि डिमांड फॉर द प्रोबेबिलिटीज, 3 प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3 डिमांड से रिलेटेड। ठीक है, और वो जो है वो डिमांड है 8000 हो सकती है, 6000 हो सकता है एंड 4000। ठीक है, यूनिट्स में। अब इनके लिए उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, वो डिमांड को उन्होंने हाई बोला है, मॉडरेट बोला है एंड डिमांड जो है लो बोला है। ठीक है, यानी हाई डिमांड हो तो यूनिट्स वो बेच सकते हैं 8000। ठीक है, मॉडरेट डिमांड हो तो यूनिट्स बेच सकते हैं 6000 एंड अगर डिमांड जो है वो लो है बच्चों, फिर भी वो लोग बेच सकते हैं यूनिट्स 4000 तक के। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन का डेटा उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब यहां पे थोड़ा काम करना पड़ेगा हमें। टेबल थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, वो पुराने टेबल की तो आवश्यकता वैसे भी नहीं है हमें। ठीक है, तो 3 जो हमारे प्रॉफिट फंक्शन है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें काम करना है। अब यूनिट्स में हम कितने यूनिट्स बेचेंगे, तो 8000, 6000 एंड 4000, जिसको आपको रखना है पाई 1x की फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3x माइनस 2000। ठीक है, टाइप 1 डॉल के लिए। सिस्टम पूरी वही है बच्चों, खाली इसके अंदर प्रोडक्ट 3 है, उस वजह से प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा। यानी आप याद रख सकते हो जब अलग अलग प्रोडक्ट्स दी जाए तब रेगुलर सिस्टम नहीं करेंगे, तब हम कुछ ये नया पार्ट करने वाले हैं और इसमें ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली x की जगह पे ये यूनिट रख देने के, और ये फॉर्मूला ना लिखो तो भी चलता है, वो समझने के लिए है खाली। अब हम x और xp कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले अगर हम x की जगह पे 8000 इस कॉलम में करना क्या है, 8000 रखना है। 8 3 24, 24 माइनस 2 यानी 22000 होगा।
6,000 रखना है मॉडरेट डिमांड के लिए। 6 3 18 - 2 यानी 16,000, 4 3 12 - 2 यानी 10,000। यानी 3 प्रोडक्ट की वजह से खाली फंक्शन बनाना है और उसके अंदर डिमांड के हिसाब से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो 8 रखेंगे, 8 2 16 - 3 13,000, 6 2 12 - 3 9,000 एंड 4 2 8 8 - 3 यानी 5,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली लास्ट के लिए 8 2 16 - 5 11,000, 6 2 12 - 5 यानी 7,000 एंड 4 2 8 - 5 यानी 3,000। तो ये हमारा प्रॉफिट का डेटा बच्चों रेडी हो चुका है और अब जो है वो हमें कैलकुलेट करना है उनका x इंटू पी का काम, यानी हम फाइंड करेंगे हमारी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जिसे हम कहते हैं EMV। सो नया पार्ट जो है बच्चों वो प्रॉफिट फंक्शन बनाने वाला है इस सम में, बाकी अब टेंशन नहीं है, सिंपल सा है। सो दिस इज 6,600, दिस इज 8,000, दिस इज 2,000, राइट। तो इसका टोटल मिलेगा हमें 16,600। ओके, दूसरे के लिए उसी तरह से 3,900, देन 4,500 एंड दिस शुड बी 1,000। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये होगा 9,400, उसी तरह से लास्ट में 3,300, 3,500 एंड 600। तो 7,400। ठीक है, तो टोटल जो है हमारे पास तीनों के आंसर्स अवेलेबल हो चुके हैं अब, और जिसका आंसर सबसे ज़्यादा हो उसे हम कंसिडर करते हैं एज बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द EMV क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वही लिखना है जो अब तक लिखते आ रहे थे। हियर मैक्सिमम EMV इज इक्वल टू 16,600 फॉर टाइप 1 डॉल। और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि विच टाइप ऑफ डॉल शुड बी प्रिपेयर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमें लिखना चाहिए आंसर में फाइनली कि टाइप 1 डॉल्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये हमारा फाइनली सम हो चुका है। लास्ट एग्जाम्पल हम कह रहे हैं हमारी इस मेथड का। इसके बाद जो सम है बच्चों सेम टाइप के आप आराम से कर पाओगे, उसमें कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, तो इस मेथड के जो सम है बच्चों होमवर्क में टिक कर लेना। अभी ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं हम, छोटे से प्यारे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के पिटारे से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 24 का C है वो आप कर पाओगे। नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाले बाकी रखे हुए सम हमने, बाकी वही है पुराने टाइप के सम पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई कष्ट होता नहीं उसके अंदर। ठीक है, एक और सम आप कर पाओगे 28 का F, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है लास्ट टाइम जैसे दी थी वैसे ही। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारा सेक्शन A। ठीक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट इस एडिशन में मेरे पास जो बुक है उसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादातर एकदम सिंपल है, एक आध दो में थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड वर्क है। EMV, EVPI एंड जो प्रिंसिपल्स है हमारे डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, उसका इस्तेमाल हमें करना है। तो बच्चों आप देख लेते हैं फाइनली सेक्शन A पेज नंबर 40। ठीक है, जिसमें पहले पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, नॉर्मल है, थियरी बेस्ड है। इन विच प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी अल्फा का इस्तेमाल होता है, उस प्रिंसिपल का नाम है हर्विट्ज प्रिंसिपल। ठीक है, तो याद रखना है हर्विट्ज या हॉर्विच। सेकंड बोला गया इन विच प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज आर असाइंड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर, यानी सभी को इक्वल वेटेज दिया जाए, वैसा हमारे पास एक ही प्रिंसिपल है और वो है लाप्लास प्रिंसिपल। ठीक है, तो याद रखना है दूसरा प्रिंसिपल होगा लाप्लास प्रिंसिपल। फिर थर्ड जो है वो भी हम नॉर्मल यहीं पे एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है इफ द मैक्सिमम पे ऑफ्स ऑफ डिफरेंट एक्स आर गिवन विच एक्ट शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल। अब देखो वैल्यू 4 दी गई है, 28, 24, 26 एंड 20। अब इन सभी मैक्सिमम वैल्यूज में से मैक्सिमम है 28, सो अकॉर्डिंग टू मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल
28 इज द मैक्सिमम वैल्यू, सो एक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो नॉर्मल है, सीधा ही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, वैल्यू जो है वही डिटेल्स दी है और बताया गया है कि इफ द मिनिमम वैल्यूज आर गिवन, ये मिनिमम बन गई अब वैल्यू, एंड विच एक्स शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लिखा है बच्चों, तो वहां पे करेक्शन करना अकॉर्डिंग टू मैक्सी मीन प्रिंसिपल, यानी ये मिनिमम वैल्यूज हैं उसमें से मैक्सिमम लेना है, जो कि अगेन 28 होगा एक्ट ए के लिए, देयरफॉर हम लिखेंगे एक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड। बट क्वेश्चन में करेक्शन करना, मैक्सिमम प्रिंसिपल होता ही नहीं है, मैक्सी पीछे मीन लगा देना है, मैक्सी मीन। ठीक है, और दोनों में टेबल सेम दिया है, एक में उसे मैक्सिमम बोला था, दूसरे में मिनिमम, और दोनों में ही मैक्सिमम वैल्यू जो है 28 है, दोनों के लिए आंसर लकीली सेम है। ठीक है, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव है बच्चों, छोटा सा प्यारा सा है, उसे हम टेबल में रिप्रेजेंट करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। उन्होंने हमें वैल्यूज दी है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है P, उनसे रिलेटेड पे ऑफ वैल्यूज दी हुई है, प्रोबेबिलिटी जो है वो है हमारे पास 0.4, 0.6, वैल्यूज है 125 एंड 300, और बोला गया है फाइंड EMV। अब छोटा सा प्यारा सा टेबल रेडी होता है सिग्मा एक्स इंटू पी का, सो 125 इंटू 400 कैलकुलेटर में इस्तेमाल कर सकते हो सीधा, 125 इंटू 0.4, ठीक है, सो दैट इज 50 एंड दिस इज 180, तो आपका EMV की वैल्यू है वो होगा 230। ठीक है, तो नॉर्मल सा है, हो गया। फिर उसके बाद 6 नंबर में बोला गया है गिव द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि EVPI लिखते हैं, EVPI इज इक्वल टू EPPI माइनस मैक्सिमम EMV, वेयर करके लिखना जरूर भूलना नहीं है, वेयर EPPI इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन फुल फॉर्म लिखना भूलते नहीं है। ठीक है, सो वो आप कर सकोगे। उसके बाद 7 नंबर है थोड़ा सा तूफानी टाइप का एग्जाम्पल, अब EVPI की फॉर्मूला यूज़ करनी है क्योंकि उन्होंने पूछा है फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और हमें उन्होंने 3 EMV की वैल्यूज़ दी हुई है, EMV वैल्यूज़ आर गिवन एज 800, 860 एंड 700। ठीक है, अब करना कुछ है नहीं, हम सीधा यहाँ पे कैलकुलेट करके टेबल में फॉर्मूला में सीधा लिख सकते हैं, मैक्सिमम EMV है वो 860 होगा, उन्होंने EVPI जो है उसकी वैल्यू दी हुई है हमें विच इज़ 160। ठीक है, तो देयरफॉर फॉर्मूला ये रही हमारे पास, इसके अंदर रख देते हैं 160 इज इक्वल टू EPPI ढूंढ लेंगे हम अभी माइनस 860। ठीक है, 860 को शिफ्ट करो, सो EPPI यानी 160 प्लस 860, सो 1020, तो ये है होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये आंसर हमें मिल चुका है 1020। ठीक है, नॉर्मल से ऑब्जेक्टिव्स है, ज़्यादातर जो है बच्चों वो फॉर्मूला बेस्ड है, आपको ज़्यादा कष्ट होगा नहीं। उसके बाद 6 नंबर के बाद 7 नंबर है, उसमें भी आप सीधा कर सकते हो। देखो एक और क्राइटेरिया, अगर आपको टेबल में नहीं यूज़ करना है तो EMV वैल्यू उन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, तो वो होता है सिग्मा एक्स इंटू पी 420। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टेबल उन्होंने उल्टा दिया है, तो पहले में प्रोबेबिलिटी 0.2 है और x दिया गया है पे ऑफ में, प्लस दूसरी वैल्यू 0.5 इंटू 400, टेबल में ना करना हो तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, 0.3 इंटू 800 दैट इज 420। सो फाइनली हम कह सकते हैं सिंपल, या टेबल में करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज 440, सो 0.2x इज इक्वल टू 420 माइनस 440, सो माइनस 20 होगा। ठीक है, सो माइनस 20 अपॉन 0.2, तो x जो है पे ऑफ वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी माइनस 100। ठीक है, तो क्राइटेरिया एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, 9 नंबर में क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है एक जगह पे, इफ द फ्यूचर डिमांड्स आर नॉट नोन विथ सर्टेनिटी वन वुड सिलेक्ट द, नॉट लिखा है, वन वुड सिलेक्ट द एक्ट विथ होना चाहिए मैक्सिमम EMV, और ये एग्जैक्ट सेंटेंस आपको पेज नंबर 38 में दिया गया है, EVPI के सेक्शन में दूसरा पैराग्राफ है, उसमें सेम यही सेंटेंस है। ठीक है, तो विथ मैक्सिमम ब्लैंक दिया, उसके आगे नॉट की जगह पे एक्ट करना है, तो ये हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है अंदर 10 नंबर का,
अकॉर्डिंग टू माई एडिशन, मेरी एडिशन फर्स्ट एडिशन है। अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो उसमें पीछे 5-6 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के ऐड किए होंगे और वो ज़्यादातर है ना इसी टाइप के हैं जो मैं रिवीजन सेशन में करवाता ही हूँ क्लास में, सो टेंशन करना नहीं है। 10 नंबर में उन्होंने दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, छोटा सा सम विथ डिटेल जो है वो रेगुलर होता है, उसी टाइप का रेगुलर टाइप की डिटेल दी गई है, बड़ा सम जो अभी हम आगे कर चुके हैं वैसा, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹60, तो नेचुरली प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, सीधा भी लिख सकते हो 60 - 40 यानी ₹20, ठीक है। लॉस के लिए बताया गया है इफ़ यूनिट्स आर अनसोल्ड, जो हम अब तक कर रहे थे, मैंने कहा भी था इफ़ यूनिट्स आर अनसोल्ड इट कैन बी रिटर्न बैक एट ₹10, ठीक है। तो लॉस कितना होगा, 10 रुपये वापस मिलेंगे, कॉस्ट 40 रुपये थी यानी 40 - 10, फिर भी 30 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। और उन्होंने डिमांड एंड प्रोबेबिलिटी बच्चों वहाँ पे हमें दी हुई है, तो छोटा सा टेबल बनेगा मगर कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी है जो अब तक हम पूरा बड़ा टेबल बनाते थे, जितना डिमांड उतना स्टॉक मेंटेन करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट EMV इफ 50 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो क्वेश्चन में टेबल में क्या काम करना है हमें, ठीक है, खाली एक EMV कैलकुलेट करनी है। हमारे पास डिमांड भले ही उतनी दी जाए, सभी के लिए चेकिंग करने नहीं जाना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास है P 0.20, 0.25, 0.5, 0.05, ढूंढना तो वही है हमें EMV दैट इज सिग्मा एक्स इंटू P, ठीक है। मगर यहाँ पे जो है पहले हम सभी के लिए स्टॉक मेंटेन करते थे, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है खाली 50 यूनिट्स के लिए। एंड वैसे भी ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो सभी तो कैलकुलेशन होगी भी नहीं हमारे लिए, तो सिंपली आपको सोचना है, ठीक है, कि 40 डिमांड है, स्टॉक 50 का है, 50 में से 40 बेच पाएंगे, 40 का प्रॉफिट होगा यानी 40 × 20 दैट विल बी 800, 10 यूनिट पड़े रहेंगे, 10 का लॉस होगा 300 रुपीज़। तो ये लॉजिक वही है हमारा, तो 500 रुपये का आपको क्या होगा, प्रॉफिट। उसके बाद 50 के सामने 50 है, तो जैसे कि हम बता चुके हैं हम ऐसे बॉक्स बनाते थे, स्टॉक एंड डिमांड सेम हो वहाँ पे, उसके नीचे की जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो तो रहेगी सेम। और फिर करना क्या है, फिर सिंपल यूज़ करो कैलकुलेटर, ठीक है, और आंसर हमें मिल जाता है। दिस इज़ 100, दिस इज़ 250, दिस इज़ 500 एंड दिस शुड बी ओनली 50, ठीक है। चेक ज़रूर कर लेना अगर डाउट लगता है तो आपको, यस इट इज़। सो टोटल जो है हमारा 500, सो ये 100 होगा, यस। तो 500 + 250, 750, 800 एड 900। तो आंसर जो मिलेगा बच्चों वो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो है वो हमें मिलती है 900। और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था खाली EMV पूछी है, तो वो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। कल के सेशन में हम 2017 यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर्स है, नेक्स्ट लेक्चर में वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.